नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का 25 प्रैक्टिस सेट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो कि एग्ज़ाम आने वाला है 15 और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल हुआ है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर जॉइंड। लंदन पहुंचकर 1587 में शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था। क्या ज्वाइन किया था उसने? बर्बेजेस कंपनी टू ऑफ एक्टर्स। ऑप्शन नंबर इसका ऐसा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम। तो कौन सा प्लेस है जो शेक्सपियर के नेम को बोर किया है एज ऑथर? लव्स लेबर्स लॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज। शेक्सपियर ने अपने प्लेज को कब लिखा है? तो लिखा है 16th एंड 17th सेंचुरी। 16th एंड 17th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विथ। कौन सा थिएटर था लंदन में जिससे शेक्सपियर एसोसिएट करते थे? तो वो कौन था? तो वो था द ग्लोब। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द ग्लोब थिएटर, जो कि ये 1599 में आया था। ग्लोब थिएटर बिल्ट हुआ था और 1613 में ये बर्न हो गया था। हेनरी 8th के टाइम में ये जो है बर्न हो गया था। हेनरी 8th, इसलिए हेनरी 8th इनकम्प्लीट थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed। तो कौन सी कंपनी हो जाएगी वो? ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब। विच ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर। जो ओन्ड थी शेक्सपियर की थी, मतलब ये वेयर हिज मास्टरपीसेस वर्क फर्स्ट परफॉर्म्ड। इसके मास्टरपीस वर्क यहाँ पे ग्लोब में परफॉर्म हुए थे। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी? किंग्स मेन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड। प्लेइंग कंपनी क्या है फर्स्ट जिसमें विलियम शेक्सपियर ने पार्टली ओन्ड किया है? तो कौन सी हो जाएगी? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। 1613 में ग्लोब थिएटर के साथ क्या हुआ था? इट बर्न्ड डाउन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हेनरी 8th उस समय चल रहा था थिएटर में 1613 में। वह हाउ इज सैम वैनामेकर। 1919 में जन्म हुआ था इनका, 1993 में मृत्यु। कनेक्टेड विद शेक्सपियर, ये शेक्सपियर से कैसे कनेक्ट करते हैं सैम वैनामेकर? इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब। ये मतलब कि उसका विज़न था रीबिल्ड करने का ग्लोब, मतलब कि दोबारा बनाने के लिए। जो 1613 में जब ये जल जाता है तो उसको उनका विज़न था कि दोबारा ये बने, रीबिल्ड हो। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू। शेक्सपियर कहाँ पे रिटायर हुए हैं? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन्स। मतलब कौन सा फ्रेज अपीयर होता है शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन में? तो वो कौन सा फ्रेज हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जो शेक्सपियर के ग्रेव में ये चीज़ लिखा था, कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। ये शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन में लिखा हुआ था वर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। मतलब किसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ जो है पोएट लॉरिएट अपॉइंट किए गए थे? तो कौन था? रॉबर्ट सदे को के बाद ये वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट अपॉइंट किए गए थे। रॉबर्ट सदे जो थे 1413 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1413 में पोएट लॉरिएट बने थे वर्ड्सवर्थ। अब पोएट लॉरिएट 1850 तक वर्ड्सवर्थ थे, मतलब 7 ईयर इनका पोएट लॉरिएट में अपॉइंट थे। ये मतलब इन्होंने पोएट लॉरिएट
के बन तो गए थे, लेकिन ये कोई भी वर्क नहीं लिखे, रॉयल वर्क कोई नहीं लिखे हैं पोर्ट लॉरिएट के लिए। अब 1850 में वर्ड्सवर्थ के बाद टेनिसन को पोर्ट लॉरिएट बनाया गया था। टेनिसन 1850 से 1892 तक ये बने थे। ये सबसे मतलब ज़्यादा लंबे समय तक पोर्ट लॉरिएट के पद पे थे टेनिसन। 42 ईयर तक ये पोर्ट लॉरिएट के पद पे थे टेनिसन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर। मतलब वर्ड्सवर्थ को कौन क्रिटिसाइज करता है? एज सेड हिम लॉस्ट लीडर। तो कौन कहता है लॉस्ट लीडर? ब्राउनिंग उनको लॉस्ट लीडर कहते हैं वर्ड्सवर्थ को। क्वेश्चन नंबर 13। हु रोट टू हिज फ्रेंड बेली आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शंस एंड द ट्रूथ ऑफ द इमेजिनेशन वट इमेजिनेशन सीजेस एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। तो कौन रोट करता है अपने फ्रेंड बेली को ये चीज़? जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं 14। इट वॉज लॉकहार्ट एट ब्लैकवुड्स हु कॉइन्ड द डिफेमेटरी टर्म द कॉकनी स्कूल। लॉकहार्ट ने कॉकनी स्कूल को टर्म मतलब कि इन्होंने टर्म कॉइंड किया है, डिफेमेटरी टर्म कॉकनी स्कूल को, फॉर हंट एंड हिज सर्कल, हंट और उसके सर्कल के लिए, विच इंक्लूड बोथ हैजलिट एंड हैजलिट थे और कौन था उसमें? हैजलिट थे एंड थे जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 14 का। हंट थे, हैजलिट थे, जॉन कीट्स थे। क्वेश्चन नंबर 115। जॉन गिब्सन लॉकहार्ट राइटिंग इन ब्लैकवुड्स मैगजीन डिस्क्राइब्ड डैश एज imperturbable driveling idiocy with biting sarcasm. Lockhart advised it is a better and wiser thing to be a starved apothecary than a starved poet. So back to the shop, Mr. John, back to plaster, pills and ointment boxes. तो यहाँ पे रिक्त स्थान में यहाँ क्या भरा जाएगा? इंडिमियान। जॉन गिब्सन लॉकहार्ट राइटिंग इन ब्लैकवुड्स मैगजीन डिस्क्राइब्ड। इन्होंने जो जॉन गिब्सन ने किसको वो किया है? इंडिमियान को। क्वेश्चन नंबर 16। एडोनिस एक क्या है? एडोनिस एक पेस्ट्रल एलिजी है। ऑप्शन नंबर इसका डी सी सही हो जाएगा। 16 का सी, पेस्ट्रल एलिजी है एडोनिस। ये किसके डेथ पे लिखी गई थी? ये कीट्स के डेथ पे लिखी गई थी एडोनिस। कीट्स के डेथ पे एडोनिस लिखी गई थी। ये 1821 में पब्लिश हुई है एडोनिस, 1821 में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सेली रोड डिफेंस ऑफ पोएट्री इन रिस्पॉन्स टू। सेली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा है, किसके रिस्पॉन्स में लिखा है डिफेंस ऑफ पोएट्री? ये लिखा है लव पीकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोएट्री के रिस्पॉन्स में इन्होंने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा है। ये 1821 में लिखी गई थी डिफेंस ऑफ पोएट्री सेली के द्वारा, और ये पोस्टमसली मतलब पब्लिश हुई थी। 1840 में पब्लिश हुई थी डिफेंस ऑफ पोएट्री। द कॉज ऑफ सेली डेथ वॉज। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेली की डेथ कैसे हुआ है? तो कौन सा? ड्रॉनिंग। वो उनका जो जन्म हुआ है सेली का, अरे डेथ हुई है, डूब कर हुई है एक सी में। हु कॉल्ड सेली अ ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज लूमिनस विंग्स इन वेन। तो ऐसे सेली को कौन बोलता है? मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्रिटिसाइज करते हैं ऐसे मैथ्यू आर्नोल्ड सेली को। क्वेश्चन नंबर 20। हु टर्म्ड सेली एज मेलापोइक। सेली को मेलापोइक कौन कहता है? आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चार्ल्स लैम्ब कौन है? पर्सनल एजेइस्ट। चार्ल्स लैम्ब एक पर्सनल एजेइस्ट है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हु रिफर्स लैम्ब एज लैम्ब द फ्रोलिक एंड द जेंटल हैज वाइनिड फ्रॉम हिज
लोनली हर्थ। कौन लैम को ये ऐसे मतलब कि डिस्क्राइब करता है, रिफ़र करता है? वर्ड्सवर्थ ऐसे लैम को डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज। चार्ल्स लैम्ब ने अपना लिटरेरी करियर कैसे स्टार्ट किया है? एज अ पोएट। ऑप्शन नंबर इनका एक सही हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, लैम्ब वाज इन लव विद एन एक्ट्रेस, ही प्रपोज्ड हर बट शी डिनाइड। हु वाज सी? मतलब कि जो लैम्ब थे, लव थे किसके प्यार में वो पड़े थे? एक्ट्रेस थी एक, और लेकिन जब वो प्रपोज किए तो उसने इनको मतलब डिनाई कर दिया, मना कर दिया। तो कौन था वो? फैनी केली 1819 में इनको डिनाई कर देती है वो। क्वेश्चन नंबर 25 को, लैम्ब्स प्रोज वर्क्स अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट आर। लैम्ब का जो ये प्रोज वर्क है, टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट आर, ये क्या है? एक नॉवेल्स हैं, ये लैम्ब के नॉवेल्स हैं। व्हाट इज हेलेनिज्म दैट वी फाइंड इन किड्स पोएट्री? हेलेनिज्म क्या है जिसको हम किड्स की पोएट्री में पाते हैं? तो किड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द ओड्स ऑफ किड्स आर, जो ओड किड्स का ओड है वो क्या है? द ओड्स ऑफ किड्स आर, ये इर्रेगुलर ओड है। किड्स के सारे ओड हैं इर्रेगुलर ओड हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द ईयर 1819 was the culminating point in किड्स करियर। जो 1819 ईयर था किड्स के करियर का, एक कल्मिनेटिंग पॉइंट था किड्स के करियर का 1819। क्योंकि इसी 1819 में इन्होंने कई सारे वर्क लिखे हैं 1819 में ही। हु रोट अ फेमस पास्टरल एलिजी आर्डेनिस ऑन द डेथ ऑफ किड्स। जो फेमस पास्टरल एलिजी है आर्डेनिस, किड्स के डेथ पर किसने लिखा है? सेली ने किड्स के डेथ पे लिखा है। ये लिखी गई है 1821 में एंड 1821 में ये पब्लिश भी हुई है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज एपिसोडिक नॉवेल? इनमें से कौन सा एपिसोडिक नॉवेल है? तो कौन सा? पिकविक पेपर्स इज एपिसोडिक नॉवेल, इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। फर्स्ट नॉवेल ऑफ डिकेंस, पिकविक पेपर्स फर्स्ट नॉवेल है डिकेंस का। ये 1836 में आता है पिकविक पेपर। ओलिवर ट्विस्ट 1839 में पब्लिश होता है ओलिवर ट्विस्ट। डेविड कॉपरफील्ड एक मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ये वर्क है किसका? डिकेंस का मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल। ये 1850 में पब्लिश होता है डेविड कॉपरफील्ड। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट प्रॉब्लम हैज़ बीन डील्ड विद इन डिकेंसेस ब्लीक हाउस? डिकेंस के ब्लीक हाउस के साथ कौन सा मतलब प्रॉब्लम डील करता है? लास्ट डिले जो प्रॉब्लम होता है डिकेंस के ब्लीक हाउस के साथ डील करता है। लास्ट डिले 33 क्वेश्चन नंबर, विच नॉवेल ऑफ डिकेंस इज कॉल्ड द मोस्ट वर्थलेस? डिकेंस का कौन नॉवेल मोस्ट वर्थलेस कहा जाता है? तो कौन है? द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये डिकेंस का नॉवेल द मोस्ट वर्थलेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, हुज नॉवेल्स अ थ्रू लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फेन चिल्ड्रन? मतलब किसका नॉवेल जो है लाइट मतलब करता है किस पे? मिजरीज पुअर ऑर्फेन चिल्ड्रन पे। कौन? किसका? डिकेंस का। जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट कह सकते हैं, ओलिवर ट्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ दीज नॉवेल्स ऑफ डिकेंस शोज द डिग्रेडेशंस एंड सफरिंग्स ऑफ पुअर इन इंग्लिश वर्कहाउस? तो कौन है वो? ओलिवर ट्विस्ट शो करता है डिग्रेडेशंस एंड सफरिंग्स ऑफ पुअर इन इंग्लिश वर्कहाउस। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच अ पोएम डज टेनिसन कमेमोरेट हिज अ फ्रेंड आर्थर हलाम? कौन से पोएम में टेनिसन आर्थर हलाम को कमेमोरेट करते हैं? तो कौन सा? इन मेमोरियम एक एलिजी है। ये 1850 में ये पब्लिश होती है इन मेमोरियम।
ये अपने आर्थर हेनरी हलाम के डेथ पे इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, टेंसन्स पोएम इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ, किसके मेमोरी में लिखी गई थी इन मेमोरियम? आर्थर हेनरी हलाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हलाम डाइड एट, जो टेनिसन का फ्रेंड था आर्थर हेनरी हलाम जिसपे उन्होंने इन मेमोरियम लिखा था, वो कहाँ पे मरे थे? वो मरे थे वियना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन कंप्लीटिंग इन मेमोरियम, इन मेमोरियम को कंप्लीट करने में टेनिसन ने कितने साल लिया है? 17 ईयर। क्वेश्चन नंबर 39, हु रोट इन हर डायरी दैट शी वॉज मच सूथ्ड एंड प्लीज्ड बाय रीडिंग इन मेमोरियम एच आर्थर हेनरी हलाम, तो कौन था वो? क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हु रोट हर डायरी, उन्होंने डायरी लिखा, दैट शी वॉज मच सूथ्ड एंड प्लीज्ड, बहुत खुश हुई थी, बाय रीडिंग इन मेमोरियम एच, तो कौन कहा था? क्वीन विक्टोरिया ने। क्वेश्चन नंबर 40, हार्डी रिसीव्ड द लव ऑफ म्यूजिक वायलिन फ्रॉम हिज, कहाँ से रिसीव्ड किए थे म्यूजिक को? फादर से, अपने फादर से, थॉमस हार्डी से। क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज एस्से ऑन मॉडर्न आर्किटेक्चर इन 1863, तो कौन अवार्ड हुआ था? हार्डी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 42, बिफोर मूविंग टू लंदन इन 1862 हार्डी ट्रेंड एज व्हाट, लंदन जाने से पहले मतलब हार्डी 1862 में हार्डी ट्रेंड एज व्हाट, कैसे ट्रेंड थे? आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट के रूम में ट्रेंड थे। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज मीन्ड बाय वेसेक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अ रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट, ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। वह रीजन जहाँ पे हार्डी का नॉवेल सेट होता है उसको वेसेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हार्डी इज कॉल्ड अ, हार्डी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रीजनल नॉवलिस्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 44 का। क्वेश्चन नंबर 45, हु कॉल्ड 18th सेंचुरी कौन कहता है? एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, 18th सेंचुरी को एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन मैथ्यू ऑर्नाल्ड के द्वारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आर्नल्ड सेलेक्ट्स सम पैसेजेस फ्रॉम होमर, दांते, शेक्सपियर एंड मिल्टन टू प्रूव हिज, उन्होंने मतलब कुछ पैसेज चूज किए थे होमर से, दांते से, शेक्सपियर से एंड मिल्टन से, प्रूव करने के लिए। क्या प्रूव करने के लिए उन्होंने किया था? ये टच स्टोन मेथड को प्रूव करने के लिए पैसेज सेलेक्ट किया था इन राइटर से। क्वेश्चन नंबर 47, हु सेड चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, चौसर हाई सीरियसनेस को लाइक करते हैं, कौन कहता है? आर्नल्ड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, टच स्टोन मेथड वाज गिवन बाय, जो टच स्टोन मेथड था किसके द्वारा दिया गया था? आर्नल्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस आर्नल्ड एज क्रिटिक, तो कौन सी कैटेगरी में आप रखेंगे आर्नल्ड को क्रिटिक के रूप में? एज क्लासिसिस्ट कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग लेटर एम्ब्रेस्ड इस्लाम, कौन बाद में जाकर इस्लाम को मतलब को अपना लेता है, तो कौन होता है वो? कमला दास। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इन 1999 में ये इस्लाम को अपना लेती है कमला दास, एक मुस्लिम व्यक्ति से मतलब शादी करके। क्वेश्चन नंबर 51, कमला दास डाइड इन द ईयर, कमला दास की मृत्यु कब होती है? 2019 में। इनका जन्म होता है 1934 में इनका जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। 52, कमला दास पोइट्री कैन बी, कमला दास की पोइट्री है उनको क्या कहा जा सकता है? कन्फेशनल, उनकी पोइट्री को कन्फेशनल पोइट्री कहा जाता है कमला दास की पोइट्री को। क्वेश्चन नंबर 53, हु सेड पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री इंडिया, कौन कहता है? कमला दास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54,
Who said, I want to fill my life with as many experiences as I can manage to garner, because don't believe that one can get born again. तो ये चीज़ कौन कहता है इसे? कमला दास इन एन इंटरव्यू विद शोभा वॉरियर। ये कमला दास कहती हैं अपने एक इंटरव्यू में शोभा वॉरियर से। क्वेश्चन नंबर 55 इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी बुक्स डिड मुल्कराज आनंद पब्लिश बिफोर 1535? 1535 के पहले मुल्कराज आनंद ने कितनी बुक को पब्लिश किया था? 5 बुक को। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। विच इज़ द डाउट फर्स्ट विच इज़ द डेब्यू फर्स्ट नॉवेल रिटन इन 1935 ऑफ मुल्कराज आनंद? तो कौन सा हो जाएगा? द अनटचेबल 1935 में ये पब्लिश हुआ था, द अनटचेबल। इसलिए बाका की इसमें स्टोरी होती है, वो 18 ईयर का चाइल्ड होता है, उसी की स्टोरी होती है 18 ईयर चाइल्ड की। एक डे की कहानी होती है इसमें, 1 डे। ये अनटचेबिलिटी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 57 मुल्कराज आनंद वाज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 फॉर। मुल्कराज आनंद को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1971 में। किसके लिए मिला था? मॉर्निंग फेज के लिए। मॉर्निंग फेज कब आया था? 1968 में, और इनको साहित्य अकादमी 71 में मिला था, 1971 में। क्वेश्चन नंबर 58 हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वन द नोबेल प्राइज़? इनमें से कौन नोबेल प्राइज़ नहीं मिला किसको? तो मुल्कराज आनंद को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। टी.एस. इलियट को 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला है। विलियम फॉकनर को 1949 में नोबेल प्राइज़ मिला है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 1954 में नोबेल प्राइज़ मिला है। क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ दिस इज नॉट नॉवेल बाय मुल्कराज आनंद? इनमें से कौन सा मुल्कराज आनंद का नॉवेल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? हीट एंड डस्ट इज नॉट वर्क बाय मुल्कराज आनंद। बाकी सारे मुल्कराज आनंद के हैं। कूली मुल्कराज आनंद का 1936 में पब्लिश हुआ है। द अनटचेबल मुल्कराज आनंद का 1935 में पब्लिश हुआ है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर ये भी मुल्कराज आनंद का ये जो है सारे तीनों मुल्कराज आनंद के हैं, हीट एंड डस्ट को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 60 व्हेन वाज नजीम इज़िकिल बोर्न इन? नजीम इज़िकिल का जन्म कब होता है? 1924 में बॉम्बे में इनका जन्म होता है, बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 61 हु इज़ ऑफ जूइश ऑरिजिन? जूइश ऑरिजिन से कौन बिलोंग करता है? नजीम इज़िकिल एक जूइश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ नजीम इज़िकिल? नजीम इज़िकिल की ओरिजिन का रेस क्या होता है? वो होता है बेने इज़राइल। क्वेश्चन नंबर 63 नजीम इज़िकिल इज़ बोर्न एज अ ज्यू। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नजीम इज़िकिल एज ज्यू बोर्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये ज्यू मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 व्हेन डिड फ्रॉस्ट डाई? फ्रॉस्ट जो होते हैं डाई करते हैं बोस्टन में। इनकी मृत्यु कब होती है फ्रॉस्ट की? 1963 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1874 में इनका जन्म होता है। 1874 में फ्रॉस्ट का जन्म होता है। ये अमेरिकन राइटर होते हैं फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हु मेड द फॉलोइंग कमेंट ऑन हिज डेथ? कौन फॉलोइंग कमेंट करता है अपने डेथ पे? द डेथ ऑफ रॉबर्ट फॉस्ट लीव्स अ वैकेंसी इन द अमेरिकन स्पिरिट। हिज डेथ इम्प्रोवाइजेज अस ऑल, बट ही हैज़ bequeathed his nation a body of imperishable words which Americans will forever gain and understand। तो कौन करता है? हु मेड द फॉलोइंग कमेंट ऑन हिज डेथ? कौन मतलब कि फ्रॉस्ट के डेथ पे कमेंट करता है ऐसे? तो वो कौन होता है? जॉन एफ कैनेडी एक प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के उस टाइम ये अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू राइट फेवरेबल रिव्यू ऑफ फ्रॉस्ट वर्क? कौन उनके फेवरेबल रिव्यू में लिखता है? इज़रा पाउंड उनके फेवर में लिखते हैं। फर्स्ट अमेरिकन राइटर होते हैं जो। क्वेश्चन नंबर 67 आई माइट बी कॉल्ड अ सेनेक्डकिस्ट।
आई माइट बी कॉल्ड सिनेक्डकिस्ट फॉर आई प्रेफर सिनेक्डकी इन पोइट्री, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ सिनेक्डकी पोइट्री में इसलिए। दैट्स फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी यूज अ पार्ट ऑफ द होल, जिसमें पार्ट ऑफ द होल एंड होल टू पार्ट टू होल होता है। हु सेड, ये कौन कहता है? रॉबर्ट फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनको सिनेक्डकिस्ट कहा जाता है, रॉबर्ट फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द टाइटल ऑफ विटमैन्स नॉवेल पब्लिश्ड इन 1842? जो विटमैन का नॉवेल होता है 1842 में पब्लिश होता है, उसको क्या कहते हैं? कौन सा है वो? फ्रैंकलिन इवांस। फ्रैंकलिन इवांस आर द इनब्रिएट। क्वेश्चन नंबर 69, हु वाज द एडिटर ऑफ ब्रुकलिन डेली ईगल न्यूज़पेपर? इसका एडिटर कौन होता है? वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रुकलिन डेली ईगल। क्वेश्चन नंबर 70, हु फाउंडेड एन एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर कॉल्ड द वीकली फ्रीमैन? कौन फाउंड करता है? वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन पेपर? एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर, उसको क्या कहते हैं? वीकली फ्रीमैन। वॉल्ट विटमैन इसको फाउंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हु पब्लिश द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ विटमैन? फर्स्ट बायोग्राफी जो विटमैन की होती है, कौन पब्लिश करता है? वॉल्ट विटमैन की। इन 1883, किस नाम से? वॉल्ट विटमैन के नाम से, 1883 में। एंड वॉज वन ऑफ हिज लिटरेरी एग्जीक्यूटर्स, और उसका वो लिटरेरी एग्जीक्यूटर्स होता है। कौन होता है? रिचर्ड मूरी बक होता है, रिचर्ड मूरी बक। क्वेश्चन नंबर 72, हु रोड द लीव्स ऑफ ग्रास? लीव्स ऑफ ग्रास कौन लिखता है? वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड पोएट्री, एक वर्ल्ड पोएट्री का ये क्लासिक्स होता है। कौन लिखता है लीव्स ऑफ द ग्रास? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन। ये 1855 में पब्लिश होता है। 12 बुक में ये पहली बार आता है, 12 बुक में। क्वेश्चन नंबर 73, एन अमेरिकन न्यूज़पेपर पब्लिश्ड मिस्टेकनली द obituary of an American novelist claiming he was no more. The author was, कौन था वो? हेमिंगवे। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, हुज वाइफ डिसलाइक्ड हेमिंगवे? किसकी वाइफ जो होती हैं हेमिंगवे को डिसलाइक करती हैं? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से। कौन होती है? फिट्जजेराल्ड्स वाइफ जेल्डा। फिट्जजेराल्ड की वाइफ जेल्डा जो होती हैं विटमैन से, वो मतलब कि डिसलाइक करती हैं विटमैन को। क्वेश्चन नंबर 75, हेमिंगवे वंस ड्रैग्ड अ वाउंडेड इटालियन a soldier to safety in spite of his own injuries. For this brave deed, the Italian government awarded him. तो कौन क्या हो जाएगा? सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वेलर, सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वेलर को अवार्ड कहा जाता है इनको। फॉर दिस ब्रेव डीड द इटालियन गवर्नमेंट अवार्डेड हिम, इसके लिए उनको इस अवार्ड से मतलब कि नवाजित किया जाता है इस अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल द सन आल्सो राइजेस? सन आल्सो राइजेस का जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो क्या होता है? फीस्टा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द सन आल्सो राइजेस ये हेमिंगवे का फर्स्ट नॉवेल होता है। ये 1926 में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज लास्ट नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी? द ओल्ड मैन एंड द सी जो होता है ये लास्ट नॉवेल होता है हेमिंगवे का। तो इसका हमें बताना, ओरिजिनल टाइटल बताना है इसका। ओरिजिनल टाइटल क्या होता है? द सी इन बीइंग, द साउंड एंड द, इसका जो होता है द सी इन बीइंग इसका ओरिजिनल टाइटल होता है। साउंड एंड किसका होता है? क्या था? द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी का ओरिजिनल टाइटल होता है द सी इन बीइंग। ये जो हुआ था 1952 में पब्लिश हुआ था, हेमिंगवे का लास्ट नॉवेल था। व्हेन डिड फॉकनर रिसीव द नोबेल प्राइज़? फॉकनर को नोबेल प्राइज़ कब मिलता है? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 79, द इमेजिनरी काउंटी योगनापतावाफा अकर्स इन द नॉवेल्स ऑफ, जो योगनापतावा होता है
इमेजिनरी काउंटी होता है, ये किसके नॉवल में अगर करता है? फॉकनर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन द सदर्न? जो यूनाइटेड स्टेट का सदर्न पार्ट होता है फॉकनर के फिक्शन में, ये स्टेट्स हैज़ बीन रिटन अबाउट। फॉकनर जो यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ होता है, विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट का कौन सा पार्ट होता है रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन, जो फॉकनर के फिक्शन में लिखा जाता है, तो कौन सा पार्ट होता है? द सदर्न पार्ट। क्वेश्चन नंबर 81, ऑक्सफोर्ड इन द मॉडल फॉर द टाउन ऑफ जेफरसन अंडर लफाते काउंटी विच कंटेन्स द टाउन ऑफ ऑक्सफोर्ड, इट इज़ द मॉडल ऑफ, ये किसका मॉडल होता है? योकनापतफा काउंटी का। क्वेश्चन नंबर 82, फॉकनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द अमेरिकन साउथ से ये रिलेट करता है, जो फॉकनर का वर्क्स होता है। 83, क्वेश्चन नंबर 83, फॉकनर्स कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस डिफीट बट दे डू नॉट विदड्रॉ, फॉर फॉकनर द कीवर्ड इज, फॉकनर के लिए क्या कीवर्ड होता है? डूम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, द न्यू कैम्ब्रिज शेक्सपियर इज ए सीरीज ऑफ क्रिटिकल एडिशंस ऑफ द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर published by Cambridge University Press. The series began in 1984 and several editions were published each year, so that today all of Shakespeare's plays and poems are available in the series. The series was designed to replace the New Shakespeare series. रिप्लेस द न्यू शेक्सपियर सीरीज, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पब्लिश्ड बाई कैम्ब्रिज इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, रिक्त स्थान में बी भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, जो रोमियस एंड जूलियट का ट्रेजिकल हिस्ट्री है, इज अ नैरेटिव पोएम, एक नैरेटिव पोएम है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन द 1562 बाई आर्थर ब्रूक के द्वारा ये लिखा गया था। विच वॉज द की सोर्स फॉर विलियम शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट, ये जो रोमियस एंड जूलियट था, ये की सोर्स था रोमियो एंड जूलियट के लिए, शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट के लिए, ये आर्थर ब्रूक के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 86, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, एज ऑफ मिल्टन की कितने पोएट्स थे? 3 काइंड्स ऑफ पोएट थे, मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 86 का। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, कौन मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहता है? टेनिसन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, नोबल एंड puissant nation, rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks. हु से कौन कहता है एलिजाबेथन पीरियड के बारे में ऐसे? जॉन मिल्टन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकम अ ट्रम्पेट, कौन कहता है? वर्ड्सवर्थ सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकम अ ट्रम्पेट। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या करना है? सिनोनिम देखना है, सिनोनिम फॉलोइंग वर्ड्स का। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सटेंट, मतलब परिमाण होता है इसका मतलब। एक्सोर्बिटेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा रेडिकुलस। एक्सोर्बिटेंट का सिनोनिम रेडिकुलस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, टेलिस्मैन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टेलिस्मैन का हो जाएगा सिनोनिम चार्म। टेलिस्मैन को मतलब कहते हैं ताबीज़ कह सकते हैं, या मैजिकल कह सकते हैं, कुछ मैजिकल होता है,
तबीज लाइक। क्वेश्चन नंबर 93, इनकोमियम का सिनोनिम क्या हो जाएगा? यूलोजी। क्वेश्चन नंबर 94, कॉन्ट्राबैंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इलीगल गुड्स मतलब अवैध सामान। क्वेश्चन नंबर 95, पेंसिव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेटिव। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96, इसमें क्या करना है? वन वर्ड, चूज द वन वर्ड 96 से 100 तक। टू प्ले अ रोल इन प्लेस ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे के स्थान पे जो रोल प्ले करना है उसको क्या कहते हैं? सरोगेट। इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, SURROGATE, सरोगेट। क्वेश्चन नंबर 97, टू स्पीड ट्रूप्स फॉर बैटल, तो उसको क्या कहते हैं? डिप्लॉय। क्वेश्चन नंबर 98, ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली टू स्प्रेड, इसको क्या कहते हैं? बेनाइन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ अ गुड लक, इसको क्या कहते हैं? इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, इसको विंड फॉल कहेंगे। गुड लक, अनएक्सपेक्टेड जो स्ट्रोक होता है गुड लक का, उसको विंड फॉल कहते हैं। 99 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, जो न्यू वर्ड्स का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूलॉजी। क्वेश्चन नंबर 101, फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव एज इन आवर विल टू लव आर नॉट, इन दिस वी स्टैंड और फॉल, हु सेड, इस लाइन को कौन कहता है? जॉन मिल्टन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 102, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन बाई, जो लाइफ ऑफ मिल्टन है किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सैमुअल जॉनसन के द्वारा। लाइफ ऑफ मिल्टन, सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 103, आर्ट इज द ग्रेट एंड यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट, फॉर आर्ट इज नेवर डॉगमेटिक, होल्ड्स नो ब्रीफ फॉर इटसेल्फ, यू मे टेक इट और यू मे लीव इट, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? वैगू थॉट्स ऑन आर्ट से ली गई है ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 104, क्या दिया हुआ? द बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स ऑफ ऑल ह्यूमन अंडरटेकिंग्स आर अनटाइडी, द बिल्डिंग ऑफ हाउस, द राइटिंग ऑफ नॉवेल, द डिमोलिशन ऑफ अ ब्रिज एंड इमिनेंटली द फिनिश ऑफ अ वॉयज, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ओवर द रिवर की ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 105, हाउ टू सेव द ओल्ड दैट्स वर्थ सेविंग, वेदर इन लैंडस्केप, हाउसेज, मैनर्स, इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन टाइप्स, इज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स एंड द वन दैट वी बॉदर लीस्ट अबाउट, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई ये लाइन? ओवर द रिवर। क्वेश्चन नंबर 106 से 109 तक ये पैसेज है, इसको पढ़ते हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑलवेज डोमिनेट्स द एंटायर सोशल सीन एंड हेंस दोज हु wield political power are generally able to control all the different social subsystems and manipulate them to their own advantage. The social groups in power therefore have always manipulated the education system, especially when these happen to depend upon the state for their very existence, to strengthen and perpetuate their own privileged position. But herein lies a contradiction. For the very realization of their selfish ends, the social groups in power are compelled to extend the benefits of these educational systems to the underprivileged groups also. The inevitable task is generally performed with three precautions abundantly taken care
taken care of. The privileged groups continue to be the principal beneficiaries of the educational system, dominate the higher stage of education, are the hard core of prestigious and quality institutions, are the most useful of courses, so as to safeguard their dominant position of leadership in all walks of life. 2. The system is so operated that underprivileged groups can utilize it only marginally in real terms, and the bulk of them become either drop outs or push outs and get reconciled to their own inferior status in society. 3. The few from the weaker sections that survive and succeed in spite of all the handicaps are generally co-opted within the system to prevent dissatisfaction. But education is initially a liberating force, so that as time passes, some underprivileged groups do manage to become aware of the reality. The number of the educated person soon becomes too large to be fully co-opted, and many able individuals among them strive to organize and liberate the weak and underprivileged. The resultant awareness of the people, combined with suitable organization, necessarily leads to adjustment in the social structure and to an increase in vertical mobility, so that new groups begin and to share power equi- eventually other social changes also follow, and the traditional in egalitarian and hierarchical social structure tends to be replaced by another which is more modern, less hierarchical, and more egalitarian. The educational system, therefore, is never politically neutral, and it always performs three functions simultaneously, which it helps the privileged to dominate, domesticates the underprivileged to their own status in society, and also tends to liberate the oppressed. Which of these functions shall dominate and to what extent depends mostly on one crucial factor, which the quality and quantity of the political education which the a system provides are upon its political content. The developments in Indian society, polity, and education during the past 75 years should be viewed against the background of this broad philosophy. From very ancient times, the Indian society has always been elitist, and power, wealth, and education were mostly confined to the upper castes of the society. What is important to note is that the system has an infinite capacity to adjust or to absorb, and for that very reason, it is extremely resistant to any radical transformation. The social system continued to exist almost unchanged until the British administrators began to lay the foundation of the modern system of education. अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. 106 in the context of the passage, which of the following statements is true regarding those who control political power? इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा बी. They try to control all the different social subsystems. Question number 107. According to the passage, the social groups in power have manipulated the educational system because. तो इसका क्या हो जाएगा? Because they wanted to give maximum benefits to the underprivileged. को ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा. Question number 108. According to the passage, the Indian social system is resistant to the major changes because. तो इसका क्या हो जाएगा? Because power, wealth, and education are mostly confined to the upper classes. Question number 109. According to the passage, why do the majority of underprivileged groups become
ड्रॉप आउट्स, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। द सिस्टम इज सो मैनिपुलेटेड दैट दे कैन नॉट यूटिलाइज इट इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सिल्क वॉर्म फीड मलबरी ट्रीज, तो यहाँ रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा? सिल्क वॉर्म फीड ऑन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फीड ऑन मलबरी ट्रीज। 111 आई डू नॉट एग्री योर प्रपोजल, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर यहाँ कोई व्यक्ति दिया होता तो विथ लग जाता। 112 वी हर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑफ ड्यूरिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन 113 to 115 तक। द क्लर्क वाज डैश बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस, द क्लर्क वाज पुल्ड अप किया गया था उसको बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस। क्वेश्चन नंबर 114 आवर हाउस वाज अ फ्यू डेज एगो, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आवर हाउस वाज, तो ब्रोकन इनटू, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मतलब ब्रोकन इनटू का मतलब होता है मतलब सेंधमारी करना, घर को छेद कर मतलब कुछ चुरा ले जाना सामान। क्वेश्चन नंबर 115 आई हैवेंट बीन टू सिनेमा फॉर एजेस, वी डैश गो अ लॉट। आई हैवेंट बीन टू सिनेमा मतलब बहुत दिनों से मैंने सिनेमा नहीं गया। वी यूज टू मतलब यूज टू जाया करता था, वी यूज टू गो अलॉट बहुत जाया करता था। 116 क्वेश्चन नंबर। इन विच सेंटेंस एज इज यूज्ड एज कंजंक्शन के रूप में एज यूज है, किस में है? ऑप्शन नंबर सी। एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 117 सॉरी। विच सेंटेंस हैज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब, किसमें ट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें किसमें है देखते हैं। अ डॉग रन्स वेरी फास्ट, इसमें नहीं है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नो वन कैन स्पीक इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। तो लाइक द नेटिव्स, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या है? अगर वी थर्ड दिया होगा यहाँ पे देखते हैं, वी थर्ड किस में है? पैसिव वॉइस में जो हो उसको देखना है। यहाँ पे PGT 2000 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आई वॉन्ट टू परचेज अ प्लॉट, ये एक्टिव में है। सी नो स्विमिंग वेरी वेल, ये भी एक्टिव में है। यू कैन नॉट कम्प्लीट इन द गेम दिस ईयर, ये भी एक्टिव में है। तो यही ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा क्योंकि 3 एक्टिव में है, एक पैसिव में होगा ही। सी वॉज अवार्डेड ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप 1999, मतलब उसको वो अवार्ड की गई थी ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप से 1999 में। 119 क्वेश्चन नंबर। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है इसमें। तो 119 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। मैनी अ मैन वांट्स टू बी रिच ओवरनाइट, वांट्स टू रिच अ मैन के द्वारा, यहाँ मैनी से नहीं, अ मैन के द्वारा यहाँ पे वर्ब को चूज किया जाएगा। मैनी अ मैन सिंगुलर है तो वांट्स लगेगा, वांट्स टू बी रिच ओवरनाइट, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब मैनी अ मैन बहुत लोगों में से आदमी जो होते हैं रिच होना चाहते हैं ओवरनाइट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 120 फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस देखना है इसमें। तो रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ओल्डर अदर व्यक्ति है ना, फ्रेंड हिज फ्रेंड। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, तो ये नहीं होगा एल्डर, तो ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा सही। माई रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। 121 क्वेश्चन नंबर। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस देखना है 121 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। राधा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। यू टॉम एंड आई स्वीट्स एट स्वीट्स, तो यहाँ पे 231 का रूल यूज हुआ है, 231 का रूल यूज हुआ है।
पहले यू मतलब जब इसको हम देखते हैं आसान तरीके से, जब किसी को हम सम्मान देते हैं पहले सामने वाले को रखते हैं यू टॉम, फिर जो मतलब वहाँ पे मौजूद नहीं होता उसको थर्ड पर्सन को, पहले सेकंड पर्सन को, मतलब जो तुम्हारे सामने उसको पहले रखो, पहले अपने सामने वाले को सम्मान दो, फिर थर्ड पर्सन को दो सम्मान, फिर अपने आप को। तो यू टॉम एंड आई एट स्वीट्स, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, पंक्चुएट करना है इसको। 122 को क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, इसको पढ़ेंगे नहीं, टीजीटी में ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी दोनों में आ चुका है ये। इसका सीधा आंसर देखते हैं। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। एज सीजर लव्ड मी कॉमा आई वेप्ट फॉर हिम सेमीकॉलन, एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट सेमीकॉलन, ही वॉज वैकेंट कॉमा आई ऑनर हिम सेमीकॉलन, बट एज ही वॉज एम्बिशियस कॉमा आई स्लीव हिम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं 123 क्वेश्चन नंबर। बारोइंग आइडियाज एंड स्टीलिंग अदर्स वर्ड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं। जो किसी दूसरे का आइडिया को मतलब कि स्टील कर ले किसी के आइडिया को, उसको क्या कहते हैं, प्लेजियरिज्म, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 123 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरे के वर्क को जो चोरी कर ले, लिटरेरी वर्क को, उसको प्लेजियरिज्म कहते हैं, लिटरेरी थेफ्ट कहते हैं जिसको। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स, लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 125 ये PQRS है, PQRS, तो इसको देख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। पी, व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस द फूड पॉइजनिंग अकर्ड इन द फूड प्रिपरेशंस वाज मिस्टेकन फॉर साल्ट एंड यूज्ड, तो इसका ऑप्शन आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। पहले PSRQ, इसको देख लेते हैं। व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस वाज मिस्टेकन फॉर साल्ट एंड यूज्ड इन द फूड प्रिपरेशंस द फूड पॉइजनिंग अकर्ड, फूड पॉइजनिंग अकर्ड हो गई थी, मतलब फूड पॉइजनिंग हो गया था उस समय, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, PQRS का। दोस्तों ये हमारा 25 टेस्ट सीरीज़ का, PHT टेस्ट सीरीज़ का कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हो चुका है। कल मिलेंगे 26 टेस्ट सीरीज से। आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है 15 एंड 16 अक्टूबर को कहा गया है, शेड्यूल किया गया है, तो उसी के अनुसार एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।